Why is there so much insurgency in North East? दोस्तों, हाल ही में आयुष्मान खुराना स्टारर अनेक रिलीज हुई थी। इस जियो पॉलिटिकल थ्रिलर का मेन प्लॉट इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में सेट किया गया था। इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी पर बेस्ड इस रोमांचक मूवी में एक अंडरकवर एजेंट नॉर्थ ईस्ट के एक इंसर्जेंट ग्रुप के साथ पीस ट्रीटी नेगोशिएट करने जाता है। ये एक ऐसा टास्क था जो बिना किसी खास सक्सेस के कई सालों से चलता आ रहा था। लेकिन जैसा कि इस मूवी द्वारा शो किया गया, ये सब कुछ उतना आसान नहीं था। जहां एक तरफ इसमें नॉर्थ ईस्ट रीजन की खूबसूरती को कश्मीर जैसा स्वर्ग बताकर पोर्ट्रे किया गया है, वहीं दूसरी तरफ इसकी मेन स्टोरी लाइन इस रीजन में छाई इंसर्जेंसी के अराउंड रिवॉल्व करती है। दोस्तों, असल जिंदगी में भी नॉर्थ ईस्ट की कहानी कुछ इसी तरह आउटर ब्यूटी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच गुथी हुई दिखाई पड़ती है। इंडिया का ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इंडिपेंडेंस के समय से ही टर्मोइल का शिकार रहा है। तो आज की वीडियो में हम नॉर्थ ईस्ट में फैली इसी इंसर्जेंसी को आपके लिए डिकोड करेंगे। आज के डिस्कशन का मेन फोकस उन पहलुओं पर रहेगा जो इन इंसर्जेंसीज के पीछे मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तो चलिए बिना देर किए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। ब्रीफ बैकग्राउंड। आइए इस वीडियो की शुरुआत इस रीजन से जुड़े कुछ बेसिक्स के साथ करते हैं। दोस्तों, ये तो हम जानते ही हैं कि इंडिया के ईस्टर्न मोस्ट हिस्से में स्थित नॉर्थ ईस्टर्न रीजन असम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम से मिलकर बना है। इंडिया के ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, भूटान और नेपाल के साथ बॉर्डर्स शेयर करते हैं और इसीलिए इसको इंडिया के लिए साउथ ईस्ट एशिया का गेटवे भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये स्टेट्स लगभग 99% बॉर्डर दूसरे देशों के साथ शेयर करते हैं, जबकि कुल 1.1% इंडिया के साथ। ये रीजन मेनलैंड इंडिया के साथ कुल 22 किलोमीटर वाइड लैंड स्ट्रिप से जुड़ा है, जिसको सिलीगुड़ी कॉरिडोर या फिर चिकन्स नेक भी कहा जाता है। और इसकी यही सेंसिटिव लोकेशन इसको इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है। इंडिपेंडेंस के समय नॉर्थ ईस्ट रीजन असम, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी प्रेजेंट डे अरुणाचल प्रदेश और प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा से बना हुआ था। प्रेजेंट डे नागालैंड, मेघालय और मिजोरम उस समय असम का पार्ट हुआ करते थे और फिर एक एक करके अलग अलग समय पर ये सभी स्टेट्स इंडिया का हिस्सा बने। दोस्तों, ये रीजन एक सिंगल एंटिटी नहीं है। यहां न जाने कितने डाइवर्स ट्राइबल ग्रुप्स अपने डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के साथ अपने पॉलिटिकल फ्यूचर का बहुत अलग पर्सपेक्टिव रखते आए हैं और इसीलिए इस रीजन को अलग अलग ट्राइब्स, लैंग्वेजेस, कल्चर्स, हिस्ट्री और एथनिसिटी का मेल्टिंग पॉट कहा जाता है। लेकिन इंडिया की यूनिटी इन डाइवर्सिटी का ये अनोखा उदाहरण कई दशकों से इंसर्जेंसी के कहर से जूझ रहा है। और वो क्यों, ये जानने से पहले आइए इसके ओरिजिन पर एक क्विक नजर डालते हैं। जेनेसिस ऑफ द इंसर्जेंसी। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रिटिशर्स के द्वारा इस रीजन में लार्जली नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई गई। वो नॉर्थ ईस्ट इंडिया को केवल रॉ मटेरियल के एक्सपोर्टर की तरह एक्सप्लॉयट करते थे। लेकिन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके लिए इन रीजन्स को अपने साथ इंटीग्रेट करना बहुत क्रूशल था। नॉर्थ ईस्ट के डिस्टिंक्ट ट्राइबल कल्चर को जब इंडिया के साथ इंटीग्रेट करने की बात आई तो यहां की ज्यादातर कम्युनिटीज ने इसको अपोज किया और यहीं से इस रीजन में इंसर्जेंसी की शुरुआत हुई। सबसे पहली अपराइजिंग हमें मिड 1950s में नागा नेशनल काउंसिल NNC के द्वारा नागा हिल्स में देखने को मिली। जब इंडिया ने नागाज की इंडिपेंडेंट नागालैंड की मांग को रेजिस्ट किया, तभी से उनके द्वारा इस आर्म्ड रिबेलियन की शुरुआत हुई। 1956 में इंडियन आर्मी ने यहां पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन लॉन्च किया और इस रीजन को डिस्टर्ब्ड एरिया घोषित कर दिया गया। इसी को देखते हुए यहां कई और ट्राइबल ग्रुप्स ने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए इंसर्जेंसी को जन्म दिया। इसीलिए नागा इंसर्जेंसी को मदर ऑफ ऑल इंसर्जेंसीज भी कहा जाता है। खैर, उसके बाद 1966 में प्रेजेंट डे मिजोरम की लुशाई हिल्स डिस्ट्रिक्ट के लोग असम एडमिनिस्ट्रेटर्स के अगेंस्ट रिवोल्ट में खड़े हुए। उनका कहना था कि असम एडमिनिस्ट्रेशन उनके कंसर्न्स और डिमांड्स को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर रही है। ये इंसर्जेंसी लगभग 20 साल तक चली। 1960s में मणिपुर में इम्फाल वैली की मेइतेई कम्युनिटी ने एक और इंसर्जेंसी को जन्म दिया
उनका कहना था कि 1949 में मणिपुर के प्रिंसली स्टेट को इंडिया के साथ डिसेप्शन से जोड़ा गया था। त्रिपुरा भी इंडिपेंडेंस के टाइम पर एक प्रिंसली स्टेट हुआ करता था। उस समय वहां 60% इंडिजिनस और 40% बंगाली पॉपुलेशन रहा करती थी। हालांकि उस समय वो इंडियन यूनियन के साथ पीसफुली मर्ज तो हो गया, लेकिन आगे आने वाले सालों में वहां कुछ डेमोग्राफिक शिफ्ट्स देखने को मिले। बेटर एजुकेटेड और प्रॉस्परस बंगाली कम्युनिटीज को जॉब्स और बाकी चीजों में प्रेफरेंस दी जाती, जिसकी वजह से त्रिपुरा के लोकल लोगों को डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता था। इसी कारण 1980s में त्रिपुरा नेशनल वॉलंटियर्स ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया। इसी तरह असम में भी कई डीप रूटेड फैक्टर्स ने वहां एक लंबी इंसर्जेंसी को जन्म दिया। तो दोस्तों, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जन्मी इंसर्जेंसीज के कुछ उदाहरण हैं और इन सबके स्पेसिफिक रीजंस बहुत अलग अलग हैं। लेकिन अगर एक ब्रॉड पिक्चर देखी जाए तो इसके कुछ कॉमन थ्रेड्स हैं जो मुख्य तौर से इस रीजन में इंसर्जेंसी को जन्म देते हैं। आइए उन पर नजर डालते हैं। रीजंस बिहाइंड इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। एथनिक डिफरेंसेस। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा, नॉर्थ ईस्ट रीजन एथनिकली इंडिया का सबसे डाइवर्स रीजन है। एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा लिस्टेड 635 ट्राइबल ग्रुप्स में से 213 ट्राइबल ग्रुप्स के 40 मिलियन पीपल इसी रीजन में रहते हैं। इन सभी ट्राइब्स के कल्चर, आइडेंटिटीज, प्रॉब्लम्स, डिमांड्स और एस्पिरेशंस भी बहुत अलग अलग रही हैं। यहां की ट्राइब्स मंगोलॉयड ओरिजिन से बिलोंग करती हैं और ये खुद को मेन स्ट्रीम इंडिया की आर्यन और द्रविडियन रेसेस से डिफरेंट मानती हैं। इसीलिए इनको मेन स्ट्रीम इंडिया में इंटीग्रेट करना उनकी डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के लिए हमेशा से खतरा रहा है और अपने इसी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग इंसर्जेंसी का सहारा लेते आए हैं। पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस इश्यूज। दोस्तों, ज्यादातर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर करप्शन की चपेट में है। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर पॉलिटिशियंस और इंसर्जेंट ग्रुप्स के बीच एक स्ट्रॉन्ग नेक्सस देखने को मिलता है। नॉर्थ ईस्ट पीपल का ब्यूरोक्रेसी और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में लो रिप्रेजेंटेशन, साथ ही साथ लोकल बॉडीज की इनइफेक्टिवनेस इन इश्यूज को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। इस पुअर स्टेट स्ट्रक्चर की वजह से पब्लिक की इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ जाती है। न्यू दिल्ली यानी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से लॉन्ग डिस्टेंस और लोकसभा में पुअर रिप्रेजेंटेशन की वजह से यहां के लोग अपनी वॉइस को पॉलिसी मेकिंग कॉरिडोर्स तक नहीं पहुंचा पाते। गवर्नमेंट द्वारा लेड सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग इन इंडिजिनस पॉपुलेशन के पार्टिसिपेशन को रिस्ट्रिक्ट करती है। इसीलिए यहां पर जो भी डेवलपमेंटल और काउंटर इंसर्जेंसी पॉलिसीज अपनाई जाती हैं, उनमें ग्राउंड रियलिटीज की झलक थोड़ी कम मिलती है। इंसर्जेंट्स यूनियन गवर्नमेंट की कॉलोनियल और डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज को रीजन के बैकवर्डनेस का कारण मानते हैं। इसके अलावा कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी AFSPA जैसे लॉज इस कॉन्फ्लिक्ट को मिलिट्री लेवल पर ले जाते हैं, जिससे यहां की पॉपुलेशन और भी ज्यादा एलियनेट हो जाती है। साथ ही इस रीजन में हर साल भयानक फ्लड्स देखने को मिलती हैं, जो करोड़ों की प्रॉपर्टीज और लाखों लोगों की लाइव्स को अफेक्ट करती आई हैं। हाई रेनफॉल, रिवर्स के बदलते हुए कोर्सेज, पुअर ड्रेनेज सिस्टम और नैरो वैलीज के कारण इस रीजन में फ्लड, इरोजन्स, लैंडस्लाइड्स काफी कॉमन इवेंट्स हैं, जिसके कारण इस रीजन को लैंड लॉसेस के अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस भी झेलना पड़ता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट का इसके प्रति कोई स्ट्रिक्ट एक्शन न लेना उनके लिए लोगों में डिस्ट्रस्ट पैदा करता है। दोस्तों, पहले से लो डेवलपमेंट का इंपैक्ट झेल रहे इस रीजन में बांग्लादेश से लाए लार्ज स्केल रेफ्यूजीज और इलीगल इमिग्रेंट्स ने भी इंसर्जेंसी को बड़े लेवल पर इंक्रीज किया। इलीगल इमिग्रेंट्स लोकल पॉपुलेशन के रिसोर्सेज कंज्यूम करते हैं, जिसकी वजह से सोशल अनरेस्ट और भी ज्यादा बढ़ता है। उदाहरण के लिए 1979 के मंगलादाई बाई इलेक्शन के इलेक्टोरल रोल्स में 45,000 इलीगल इमिग्रेंट्स ने रजिस्टर किया। इसकी वजह से यहां के लोकल पॉपुलेशन में गुस्सा भड़क उठा और इसी एंटी इमिग्रेशन एजिटेशन ने असम में यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट के द्वारा लीड की जा रही इंसर्जेंसी को जन्म दिया। अंडर डेवलपमेंट ड्यू टू जियोग्राफिकल चैलेंजेस। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की जियोग्राफी भी इंसर्जेंसी को फ्यूल करने का एक मेन कारण है। आज भी हिली, इनएक्सेसिबल टेरेन के कारण रीजन के कई एरियाज में ट्रांसपोर्ट लाइंस प्रॉपर्ली डेवलप नहीं हो पाई हैं। इस रीजन में पैन इंडिया नेशनल रोड, नेशनल हाईवेज और इंडियन रेलवे नेटवर्क की भारी कमी पाई गई है।
ये पुअर डेवलपमेंट जहां एक तरफ यहां के लोगों और इंडियन गवर्नमेंट के बीच की दूरियां बढ़ाने का काम करता है, वहीं दूसरी तरफ ये इंसर्जेंट मूवमेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। यहां का डेंसली फॉरेस्टेड टेरेन और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इंसर्जेंट ग्रुप्स के छिपने के लिए सूटेबल कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। उदाहरण के तौर पर असम बेस्ड इंसर्जेंट ग्रुप उल्फा असम और अरुणाचल प्रदेश भूटान बॉर्डर के थिकली फॉरेस्टेड रीजन और लेस कनेक्टिविटी का काफी लंबे से सहारा लेते आए हैं। एक इंसर्जेंट ग्रुप अगर एक बार यहां सेटल हो गया तो फिर गवर्नमेंट को उसको डिटेक्ट और काउंटर करने में सालों साल लग जाते हैं। ऐसी जियोग्राफी में ये ग्रुप्स अपनी गोरिल्ला वॉरफेयर और हिट एंड रन की टैक्टिक्स भी अपना पाते हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। इसके अलावा इस रीजन का 4500 किलोमीटर लॉन्ग इंटरनेशनल बॉर्डर पोरस है, जिसकी वजह से यहां ऑपरेट कर रहे इंसर्जेंट्स भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश में आसानी से आ जा पाते हैं और उन्होंने यहां पर सेफ हेवन्स एस्टैब्लिश किए हुए हैं। ये पोरस बॉर्डर्स इंसर्जेंट्स के साथ साथ इलीगल इमिग्रेशंस, ड्रग्स और आर्म्स के ट्रांसफर को भी बेहद आसान बना देते हैं। सो कॉल्ड गोल्डन ट्रायंगल का पास में होना यहां के यूथ को ड्रग एडिक्शन का शिकार बना देता है। पुअर लॉ एंड ऑर्डर के साथ साथ इन लोगों की प्रेजेंस को इंसर्जेंट ग्रुप्स अपने मकसद के लिए आसानी से इस्तेमाल कर पाते हैं। सेंस ऑफ आइसोलेशन, डेप्रिवेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। दोस्तों, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कमी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कुछ हिस्सों में सीमित होना भी इस रीजन की पुअर पॉपुलेशन के अपलिफ्टमेंट को अफेक्ट करता है। रिसोर्सेज की कमी होने के कारण इस रीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट के फंड्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। यहां पर ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के चलते लो प्रोडक्टिविटी देखने को मिलती है, जो नेशनल स्टैंडर्ड से बहुत कम है। इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर्स में इंडिजिनस लोगों का पुअर रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। इस कारण यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी रेट भी हाई देखने को मिलते हैं और इसी वजह से यहां का लोकल यूथ पैसे कमाने के लिए इंसर्जेंसी और एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता रहा है। दोस्तों, हमें इस बात को समझना होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है और क्योंकि इस रीजन की 96% बाउंड्री सेंसिटिव इंटरनेशनल बॉर्डर्स बनाती है, इस वजह से यहां पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का भी क्रंच देखने को मिलता है। 1962 में हुए चाइनीज अग्रेशन के बाद इस रीजन में लार्ज स्केल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की कमी देखी गई, जिसने डेवलपमेंट को फर्दर हिंडर किया है। इसके अलावा जब डेवलपमेंट की ओर कदम उठाया जाता है, तब अक्सर यहां के ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर और मॉडर्नाइजेशन के एफर्ट्स क्लैश करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इन्हीं कारण से ये स्टेट्स दूसरे स्टेट से कंपैरेटिवली पीछे छूट गए हैं और अगर आप गौर करें तो यहां के कई इंसर्जेंट ग्रुप्स इसी डिस्क्रिमिनेशन की कंप्लेन करते हुए इंसर्जेंसी को बढ़ावा देते हैं। एक्सटर्नल सपोर्ट। दोस्तों, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी को बूस्ट करने के पीछे एक मेन फैक्टर इंटरनेशनल सपोर्ट भी रहा है। 1950s और अर्ली 1960s में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आर्म्ड इंसर्जेंसीज को ईस्ट पाकिस्तान ने वेपन्स और ट्रेनिंग देकर सपोर्ट किया। उदाहरण के लिए 1960s में पाकिस्तान का स्पेशल सर्विसेज ग्रुप ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद अपने बेसेस में नागा गोरिल्लास को ट्रेन किया करता था, लेकिन बाद में इनको चाइना से भी सपोर्ट मिलना शुरू हुआ। ये सपोर्ट 50 सालों से जारी है और इन 50 सालों में इस एड के तौर तरीके कई फेजेस से गुजरे हैं। माओ जेडोंग के टाइम पर चाइना ने इन ग्रुप्स को लगभग 15 साल तक डायरेक्ट सपोर्ट किया और इसकी शुरुआत तब हुई जब नागा नेशनल काउंसिल ने चाइना के यूनान प्रोविंस में शरण ली। 1960s में दलाई लामा के इंडिया में अराइवल और इंडो चाइना वॉर के बाद जब इंडिया और चाइना के रिश्तों में खटास आई, तब चाइना ने नागाज और बाकी नॉर्थ ईस्ट रेबल्स का खुलकर स्वागत किया। लेकिन डेंग जाओपिंग के दौर में चाइना ये इंटरवेंशन छोड़कर अपनी इकोनॉमिक कंडीशंस को सुधारने में लग गया। 2007 में एनएसए अजीत डोवाल ने भी ये कहा था कि 1980s में इन रेबल्स की ट्रेनिंग और वेपन्स के सप्लाई में सिग्निफिकेंट रिडक्शन हुआ था। चाइना ने ओपनली तो इन ग्रुप्स को सपोर्ट करना बंद कर दिया है, लेकिन उन्हें आर्म्स का एक्सेस चाइना के सो कॉल्ड ग्रे मार्केट से मिलता है। 2013 में सिपरी की चाइनाज एक्सपोर्ट्स ऑफ स्मॉल आर्म्स एंड लाइट वेपन्स रिपोर्ट ने बताया कि साउथ ईस्ट एशिया के कई गन मर्चेंट्स और ब्लैक हाउस जैसी एजेंसीज जिनमें चाइनीज मिलिट्री के रिटायर्ड मेंबर्स थे,
वो इन स्मॉल आर्म्स को रेबल्स को बेचा करते थे। ये स्मॉल आर्म्स सिर्फ इंडियन नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंट्स ही नहीं, बल्कि नेपाल के माओइस्ट्स और अफगानिस्तान के तालिबानी भी खरीदते थे। इसके अलावा चाइना इंसर्जेंट्स को सेफ हेवन भी प्रोवाइड करता रहा है। उदाहरण के लिए उल्फा लीडर परेश बरुआ ने अपनी आर्म्स ट्रेनिंग चाइना में मिड-80s में ली थी। बरुआ, जो पहले बांग्लादेश से ऑपरेट करता था, वो अब यूनान और म्यांमार के जंगल्स के बीच मूवमेंट्स करता रहता है। और जाहिर है कि ये सब चाइनीज सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं हो सकता। तो चाइना इंडिया के खिलाफ इन इंसर्जेंट्स को बार्गेनिंग चिप की तरह यूज करना चाहता है, और इसीलिए वो ना तो इनके साथ अपने कॉन्टैक्ट्स पूरी तरह से खत्म करता है और ना ही उन्हें खुलकर सपोर्ट करता है। ऊपर से आज म्यांमार में एक प्रो चाइना मिलिट्री रूल और बांग्लादेश और नेपाल में चाइना का बढ़ता इन्फ्लुएंस इस रिस्क को फिर से बढ़ा रहे हैं। ऐसे में इंडिया को एक्टिवली नॉर्थ ईस्ट में अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स को इंप्रूव कर इंसर्जेंट ग्रुप्स को कंट्रोल करने की लड़ाई जारी रखनी होगी। तो दोस्तों, हिस्टोरिकली इन सभी फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन इस रीजन में इतने दशकों से इंसर्जेंसी को सस्टेन करता आया है। लेकिन पिछले 2 दशकों में गवर्नमेंट ने इस इश्यू से डील करने के लिए कई प्रोएक्टिव स्टेप्स लिए हैं, जिन्होंने यहां पॉजिटिव इंप्रूवमेंट्स भी शो किए हैं। उदाहरण के लिए एक समय पर इस रीजन में 120 मिलिटेंट ग्रुप्स ऑपरेट किया करते थे, लेकिन पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट के मिलिट्री ऑपरेशंस और नेगोशिएशंस की बदौलत इस नंबर को 40 तक रिड्यूस कर दिया गया है, जिसमें से मणिपुर में यह संख्या सबसे ज्यादा है और सिक्किम और मिजोरम में लगभग ना के बराबर। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक इस रीजन की सिक्योरिटी सिचुएशन 2014 के बाद काफी हद तक इंप्रूव हुई है। 2014 के कंपैरिजन में 2020 में इस रीजन के इंसर्जेंसी इंसिडेंट्स 80% तक रिड्यूस हुए हैं। वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस की कैजुअल्टीज 75% और सिविलियन डेथ्स 99% तक कम हुई हैं। तो आज की कहानी हमें यह बताती है कि आज हम अपने इंडिपेंडेंस के 75 ईयर्स सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन इसको सेलिब्रेट करते हुए हमारे लिए ये याद रखना जरूरी है कि इंडिया के लिए इंडिपेंडेंस से लेकर आज तक ये नेशन बिल्डिंग का सफर जरा भी आसान नहीं रहा है, और इन सभी चैलेंजेस के बावजूद इंडिया ने पूरे नेशन को एकजुट रखने का रोल बखूबी निभाया है।